सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। शांति प्रतिष्ठान ने अवार्ड के लायक माना। मैं तो एक्चुअली जिस दिन मुझे सूचना मिली तो पहले मैं आत्मचिंतन कर रहा था कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है, क्या ये अवार्ड का मैं हकदार हूं क्या। तो पहले मेरे भीतर ही 100 सवाल थे, इसलिए अगर आप में से किसी के भीतर वो सवाल होंगे तो मैं उसको इंडोर्स करता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे भीतर ही हैं कि क्या मैं उस लायक था जो मैंने कोई ऐसा काम किया क्या। बात आती है कुलदीप नैयर साहब की। उस तरह से मेरी मुलाकातें जिसका जिक्र पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने किया, उस तरह से मेरी मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन 91 से लेकर 96-94 तक जब अखबार में था तो अक्सर ऐसे सेमिनार में, गोष्ठियों में मैंने सुना, देखा, उनके लिखे लेख अखबारों में पढ़े, और उनकी जो बायोग्राफी है बियॉन्ड द लाइन्स, अगर ना मुझे नाम ठीक से याद है उसका, बल्कि हिंदी में भी एक अनुवाद हुआ है, एक जीवन काफ़ी नहीं शायद, वो इमरजेंसी पर लिखी हुई उनकी जो किताब है, स्कूप भगत सिंह पर लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है इसलिए कि उस दौर की राजनीति के साथ साथ उस दौर की पत्रकारिता को समझने के लिए उससे शानदार डिटेल दस्तावेज बहुत कम है। इसलिए दस्तावेज हैं क्योंकि कुलदीप नैयर बहुत इनर सर्किल में भी थे, चाहे नेहरू के काल में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के काल में, चाहे जनता पार्टी के गठन के समय, चाहे जनता दल के गठन के समय। वो सारी कहानियां कि कैसे देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच दांवपेच चले और कैसे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और कैसे कुलदीप नैयर पाकिस्तान से भारत आए। और मुझे लगता है वो जो बियॉन्ड द लाइन्स लिखा है उसमें लिखा है, शायद उन्होंने अंजाम अखबार में पहली नौकरी की थी, उर्दू का अखबार था, तो पहले या दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा कि मेरा आगाज ही अंजाम से हुआ, मतलब अंजाम अखबार से उन्होंने नौकरी की। तो उनके पूरे उस लेखन को मैंने पढ़ा है, देखा है, तो कहीं उस दायरे में हम सब लोग उस तरह की पत्रकारिता के मानदंड या पिरामिड या मीनार जो उन्होंने बनाए, हम शायद उसकी बुनियाद के लायक भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बहरहाल इसके लिए आप सभी शुक्रिया जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं। अब बात, चूंकि एक शब्द प्रसून जी ने कहा प्रतिरोध, बहुत वाजिब सवाल उन्होंने भी किया कि क्या प्रतिरोध करते करते हम किसी दायरे से बाहर जाते हैं या सिर्फ प्रतिरोध के लिए पत्रकारिता करते हैं, या प्रतिरोध हर दौर में एक तरह का होता है या दौर के साथ प्रतिरोध बदलता है। बहुत वाजिब बात उन्होंने कही, और प्रतिरोध शब्द का मैं बहुत ज़्यादा मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि उनके शब्द से इंस्पायर होकर उस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ। वो मेरे जहन में था कि प्रतिरोध मेरे आज के वक्तव्य का एक मुख्य हिस्सा होगा। जैसे हर दौर में जो पत्रकारिता आप लोगों ने भी देखी होगी, और बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा देखी होगी इस हॉल में, मुझे लगता है मंच पर भी विजय प्रताप जी हैं, बहुत करीब से बहुत पत्रकारों को देखा होगा जेबी आंदोलन के समय से लेकर उसके बाद। कुमार प्रशांत जी का तो कहना ही क्या, उस हिसाब से देखूं तो मैंने बहुत कम देखा है, और मुझे फर्स्ट अकाउंट बहुत कम जानकारी है। शायद नौकरी की कुछ मजबूरियाँ थी, न्यूज़ रूम में था या एक प्रोडक्शन हाउस में था, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने, उसके लिए लिखना लिखवाना, बहुत तरह के काम, तो इसलिए शायद मैंने कम देखा। लेकिन मैं आज के अपनी बातों को, आज के अपने वक्तव्य को पोस्ट 2014 के बाद केंद्रित रखूंगा, और थोड़ी तुलना कि क्यों मुझे क्या बदलाव लगा, और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को लगा होगा या लगता है या नहीं, सवाल यहीं से है। 2014 के पहले और कैसे पत्रकारिता बदली है, और अगर एक लाइन में कहें तो सत्ता का चरित्र हमेशा एक सा होता है। सत्ता में जो सत्ताधीश होते हैं, जो मोस्ट पावरफुल होता है, अगर उसके हाथ में इतनी सत्ता है कि उसे गुरूर और गुमान हो जाए, तो हर दौर में पत्रकारों के साथ बुरा भी हुआ, पत्रकार निकाले भी गए, नौकरियों से भी निकाले गए, इमरजेंसी के पहले भी, इमरजेंसी के बाद भी। बल्कि बहुत दिलचस्प अंदाज में कुलदीप नैयर ने ही इमरजेंसी हटने, माफ करें, जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद और इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद 1980 में कैसे रामनाथ गोयनका ने उन्हें बुलाया और उसके बाद कहा कि अब यहाँ संपादक बदले जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा क्या मुझे इस्तीफा देना होगा। उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने गोयनका से पूछा था कि क्या मैं जो कॉलम लिखता हूँ क्या मैं उसको जारी रख सकता हूँ। गोयनका जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, और जवाब नहीं दिया। तो उस दौर में, हर दौर में ऐसे वक्त आए हैं जो बड़े बड़े संपादकों को भी सत्ता प्रतिष्ठान की जो नाराजगी है उसका सामना करना पड़ा है, और वो दौर इमरजेंसी का भी था, उसके बाद भी था। फर्क क्या आया वही मैं रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुलदीप नैयर जी की उसी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा, और बहुत जगह बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत इमरजेंसी पर जितने लिखे गए मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है बीते 15-20 सालों। उस दौर में और ये चूंकि मैं भी कुलदीप नैयर जी के नाम से है इसलिए उन्हीं की लिखी हुई
बातों को उद्धृत करके मैं कह रहा हूं कि जब इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी लगी जिसका सबसे बड़ा शिकार इंडियन एक्सप्रेस हुआ, और तब कुलदीप नैयर ने एक कोशिश की कि 100 पत्रकारों को बुलाकर, 150 पत्रकारों को बुलाकर प्रेस क्लब में कोई मीटिंग रखकर और एक प्रतिरोध के पन्ने पर दस्तखत कराए जाए और पत्रकार दर्ज कराएं कि उन्हें नाराजगी है कि सत्ता प्रतिष्ठान किस ढंग से पत्रकारों की आवाज या अखबारों की आवाज, अखबारों का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रेस क्लब में बहुत सा लिखा है, प्रेस क्लब में बहुत सारे पत्रकार आए, कुछ नाम उन्होंने लिखे हैं, वो उनमें से कुछ लोग बाद में राज्यसभा सदस्य बने, वाजपेयी की सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी, अभी भी हैं, कुछ लोग इस दुनिया में नहीं हैं। 27 नाम उन्होंने लिखे जिन्होंने उसमें दस्तखत किए। इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी गई उसमें और नाराजगी जताई गई। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो उन्होंने लिखा कि उसी दिन इंदिरा गांधी को जाकर भी कुछ संपादकों ने जाकर बताया कि आपके खिलाफ पत्रकारों की एक लामबंदी हुई है और प्रेस क्लब में मीटिंग हुई है। वीसी शुक्ला उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे और वीसी शुक्ला ने कुलदीप नैयर को भी बुलाकर बोला कि अब आपकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे, और उनसे भी लिस्ट मांगा गया कि उसमें कौन कौन पत्रकार थे। खैर बाद में कुलदीप नैयर साहब की गिरफ्तारी भी हुई, उनके साथ उनके फादर इन लॉ भी थे, भीमसेन सच्चर साहब बाहर भी आए, और वो लंबी कहानी है। मैं सिर्फ तुलना ये कर रहा हूं कि उस दौर में भी, और राजीव गांधी के समय प्रेस बिल आया था, उस समय भी जब दिल्ली में पत्रकारों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, उस एकजुटता को उन लोगों ने देखी होगी जो उस समय दिल्ली में थे, मैं नहीं था। लेकिन मुझे वो याद है जब पटना में जयशंकर जी उस समय रविवार में थे और मैं बहुत 21 साल का था और फ्रीलांसिंग करता था 20-21 साल का, और अखबारों में लिखता था, और जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कोई प्रेस बिल या ऐसा कुछ लाया था, मानहानि या कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। और उसमें उसकी मेरे पास एक तस्वीर है जो मेरी पूंजी है। जयशंकर जी भी एक बैनर थामे हुए और बगल में हम लोग, सबसे जैसे होते हैं कम उम्र के लड़के ज्यादा उत्साही होते हैं कि लाठी चलेगी तो पहली मैं कम से कम खा लूं, तो आगे एक बैनर पकड़े हुए मैं चल रहा था, जो मैं अभी आते हुए सब पुरानी तस्वीरें देख रहा था तो मिला। और पूरा पटना के 50 नहीं सैकड़ों पत्रकार जो थे, मैं अधिकतम, वो सड़क पर थे और विरोध में थे और वो कानून वापस लिया। दिल्ली में कई ऐसे मौकों पर प्रदर्शनों में हम लोगों ने उस दौर में हिस्सा लिया, चाहे नवभारत टाइम्स को लेकर कुछ मुद्दे थे, एसपी सिंह को लेकर कुछ विवाद था, नवभारत टाइम्स के ट्रांसलेशन छापने की बात आई, उसको लेकर प्रतिरोध था, कई बार लाठीचार्ज, यहां तक कि मुझे याद है पार्लियामेंट थाने तक एक बार हम लोग पहुंचे थे, 100, 200, 300 पत्रकार थे, वो विरोध भी देखा। फिर कांशीराम ने जब आशुतोष को थप्पड़ मारा तो एक ऐसा प्रदर्शन हुआ कि साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच की सड़क पर हम सब लोग थे, मैं भी था, सड़क के बीच में हम लोग जमीन पर लेटे थे, एसपी सिंह साहब, वरिष्ठ अधिकारियों से एसपी सिंह और जो सीनियर जर्नलिस्ट थे वो बात कर रहे थे, बट लेकिन हम लोगों की उम्र थी अधिक उत्साही और ऊर्जावान होने के नाते, तो विरोध वहां तक पहुंचा। अब बदला क्या, वो मैं कहना चाह रहा हूं, और वो बदलने में कैसे जैसे दो पाले से खिंच गए हैं जो खिंचने नहीं चाहिए। उस समय किसी भी बात पर कि पत्रकार और पत्रकारिता के साथ कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, चाहे किसी भी संस्थान में हो, तो एक एकजुटता ऐसी दिखती थी कि आपकी थोड़ी बहुत अगर वैचारिक असहमतियां थी तो भी आप एकजुट होकर विरोध की, प्रतिरोध की आवाज को बुलंद करते थे। और कई पत्रकार संगठन थे और कई मौकों पर वो सारे संगठन भी एक साथ होते थे। मैं भी एक संगठन का हिस्सा था, उस संगठन का सब सारे संगठन के नाम मुझे याद है उस दौर के। लेकिन बदला क्या, बदला ये कि 2014 के बाद से आज की तारीख में पत्रकार की ऐसी पालेबंदी है जो मैं अगर खुशबंत सिंह की किताब, कुलदीप नैयर की किताब, कुमी कपूर की किताब इमरजेंसी पे लिखी गई, ऐसे दर्जनों किताबें जो मैंने पढ़ी है, ऐसी पालेबंदी हर दौर में हुई है। लेकिन वो पालेबंदी निकृष्टतम स्तर पर इस दौर में जो है वो नहीं हुई। तब क्या पालेबंदी होती थी? संस्थानों के मालिक के स्तर पर, और कुछ बड़े संपादक जो संस्थान से भी ज्यादा बड़े थे, कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे एडिटर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता था कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर। तो कुछ लेवल पर था, लेकिन नीचे की संस्था उतनी चरमराई नहीं थी, या नीचे की संस्था से मैं बात कर रहा हूं, संपादक के नीचे जो पूरा पत्रकारों की बिरादरी थी उसमें एकजुटता ज्यादातर मौकों पर ऐसी होती थी कि संपादक के खिलाफ भी होती थी। हमने हिंदुस्तान टाइम्स के बाहर भी प्रदर्शन किए हैं, नवभारत टाइम्स के बाहर भी प्रदर्शन किया हमने, मतलब मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं 90, 91, 93, 94 और उसके बाद कई बार ऑफलाइन। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि न्यूज रूम में या पत्रकार जो सोशल मीडिया, ट्विटर, जहां भी एक्टिव है, अब पत्रकार अपने आप में कई बार समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार है, वो प्रवक्ता है, वो किसी पार्टी का ट्रोल है, या किसी पार्टी का आइडियोलॉग है, या किसी पार्टी का विचारक है, या विस्तारक है, क्या है।
और ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव इस हद तक आया है, जैसे बात करते समय कई बार लगता है मालिक हर दौर में सत्ता प्रतिष्ठान से अपने फायदे के लिए सत्ता प्रतिष्ठान मालिक का इस्तेमाल करता है, मालिक इस्तेमाल हो जाता है, कोई राज्यसभा सदस्य हो जाता है, कोई कुछ और पा जाता है, और ये भी हर दौर में हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये चंद्रशेखर जी के समय में भी हुआ है, ये उसके पहले भी हुआ और लगातार हुआ। लेकिन डाउन द लाइन जो चीजें हुई है वो ज्यादा खतरनाक है यहां से, अगर आप देखते हैं तो। कैसे? आज की तारीख में मुझे लगता है ज्यादातर मीडिया संस्थानों में, चूंकि सिस्टम सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए मैं कहूंगा ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो उनकी नीतियों के लाइन लेंथ में है वो सही है, सही जगह है, उसके पीछे कवच है सत्ताधारी दल का, आईटी ट्रोल का, बीजेपी की ट्रोल का, और वो एक बहुसंख्यकवाद का जो नशा है उससे ग्रसित होकर, या उससे कहें उसके भीतर ताकत मिलती है जिससे उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और हमारी आवाज सही है, या हमारी आवाज के साथ एक सत्ता का कवच है। ये डाउन द लाइन नीचे जब गया तो हमने देखा, जैसे आज मैं कह रहा था अभी गांधी प्रतिष्ठान में आते हुए प्रशांत जी को वहां बैठ के, कि मेरे मोबाइल में आज मैंने देखा कि 2000 लोगों के नंबर हैं जिसमें 1000 पत्रकार होंगे। मुझे लगा आज मैं कुछ लोगों को बोलूं यहाँ आने के लिए, फिर लगा किनको बोलूं, तो देखना शुरू किया तो इसमें 90% लोग कहीं और है। तो जैसे कहते हैं इस तरफ या उस तरफ, तो पाले खींचे। अब उनमें से 90% में से ज्यादातर लोग आज ही पहले मान चुके होंगे, जैसे ही नाम मेरा या आरफा का आया होगा, कि ये सब तो लोग विरोधी लोग हैं, सत्ता विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये जिन्नावादी हैं, ये जयचंद हैं, ये मुल्ला है, पता नहीं, ये सब लिखा भी जा रहा है। तो वो जो लिखा जा रहा है ट्रोल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर दौर में होता है। मैंने वो किताब भी देखी, पढ़ी है। प्रभाष जोशी बहुत बड़े संपादक रहे, हिंदू होने का धर्म उनकी लेखों का उनका संग्रह की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब बाबरी मस्जिद ढहने के बाद प्रभाष जी ने एक स्टैंड ले लिया कि राम भक्त कार सेवक आतताई थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने उस ढांचे को ढहाया है, और लगातार जब लिखने लगे तो उन्हें भी मीर जाफर, मुल्ला, जयचंद सब कहा गया, उन्हें चिट्ठियां आने लगी और वो विचलित और परेशान भी हुए। उस पर कई लेख उन्होंने लिखे हैं जो उसी हिंदू होने के धर्म में संकलित। तो ऐसा नहीं है कि नई बात है, ये प्रवृत्तियां पहले भी थी। पहले ना होती तो कोई नाथूराम गोडसे नाम का शख्स गांधी जैसे एक फकीर को मार नहीं देता गोली मारकर, और उसके पहले इतनी बार कोशिश की और अंतिम में कामयाब हुआ। तो ये प्रवृत्तियां पहले थी, प्रवृत्तियां पहले थी, उसके इतिहास में हम सबसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन वो उन प्रवृत्तियों का विस्तार आज ऐसे हुआ है कि जिन्हें हम 2014 के पहले हम मानते थे कि लोकतांत्रिक हैं, ये कट्टरतावादी नहीं हैं, ये मीडिया में कोई महामंडलेश्वर की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं, ये घोर सनातनी होने के उपक्रम करते हुए मरो मारो की अपील करने वाले नहीं हैं, इनमें कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। वो सब लोगों को मैंने बदलते हुए, सब लोगों मतलब बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए बीते 8 सालों में देखा है। और वो बदलाव, वो चरित्र का बदलाव कई बार तय करना मुश्किल होता है कि वो पत्रकार हैं या क्या हैं, या मीडिया के महामंडलेश्वर हैं, या उनके भीतर। मैं तो बार बार ये कहता हूं और मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूं, सहमत हूं असहमत हूं, कि हर दौर में सत्ता अलग अलग रही, और सत्ता से सवाल पूछना या सहमति जताना पत्रकार का बुनियादी न्यूनतम उसका उसूल का हिस्सा है।